हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिफिलोन क्लासेस। बेटा आज जो है हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं अपने जियोलॉजी का। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे प्रोटोजोन्स के बारे में। आज हम क्या करेंगे, अपने प्रोटोजोन्स से आगे चलते हैं और सेकंड लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि क्लासिफिकेशन की जर्नी जो पहले शुरू हुई थी उसको आगे और थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एनिमल और क्लासिफाई हुए। तो बेसिकली अगर बात करें बेटा, बायोलॉजी के अंदर आपने सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है अपने अर्थ के ऊपर अभी तक फाउंड हुए हैं वो ऑलमोस्ट 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक फाउंड हो चुके हैं। लेकिन अगर इन टोटल ओवरऑल स्पीशीज में बात करें हम एनिमल्स की, अगर इन सारी स्पीशीज में एनिमल्स की बात करें तो बेटा एनिमल जो है वो तकरीबन 1.2 मिलियन के आसपास स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम एनिमल्स की। बात तो हमने कर ली, लेकिन जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं एनिमल के वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स। क्या हो गया कि हमको ये पता है कि एनिमल्स सर कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक नेचर मतलब बेटा, हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ फूड। मतलब जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है, वो हो गए हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर्स जो है एनिमल्स का वो क्या हो गया, दैट एनिमल्स आर होलोजोइक। एनिमल्स आर होलोजोइक मतलब वो क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टली एनगल्फ करते हैं अपने फूड को, आइदर इन द सॉलिड फॉर्म और आइदर इन द लिक्विड फॉर्म, और डायरेक्टली एनगल्फ करेंगे, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं किस चीज के, एनिमल्स के। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें कि हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मतलब नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर एक से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन हो, वहाँ पर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो, या हमारे ह्यूमंस की तरह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो। वो सेलुलर लेवल से हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर या बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर बात करें क्या मल्टी सेलुलर के बाद में क्या आ जाएगा कि ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। ये तो थे बेसिक कैरेक्टर्स एनिमल की। और क्या कैरेक्टर शो करते हैं कि एनिमल्स जो है वो लोकोमोट भी करते हैं, और क्या हो सकता है कि ग्रोथ भी शो करते हैं सर एनिमल्स, और क्या होते हैं सारे एनिमल्स रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब ये जो लास्ट की 3-4 चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। बायोलॉजी में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, जैसे केमिस्ट्री में भरे पड़े होते हैं, जैसे बायोलॉजी के अंदर भी एक्सेप्शन क्या है, भरे पड़े हैं। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में आपने इन लास्ट के जैसे ग्रोथ वो हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, लोकोमोशन हो गया, इनके बेसिस से एक्सेप्शन बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो थी जनरल कैरेक्टर्स की बात। अब हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन की। एनिमल्स किस केसेस पे और क्लासिफाई किया गया था, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो अपना फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे आज। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बस टर्म को समझना है, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, पहले ये भी जान लेते हैं क्या कि किस आधार के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा क्या कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर और बेसिस देखेंगे कि इतने सारे 1.2 मिलियन स्पीशीज को क्लासिफाई करने का जो एक आधार था कि इतने सारे स्पीशीज को एक साथ कैसे पढ़ें, सारे के सारे स्पीशीज के कैरेक्टर्स कैसे याद करें, सारे के सारे स्पीशीज की जानकारी कैसे संभाल के रखें। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इनको क्लासिफाई कर देते हैं एक छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर।
तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स पढ़ने से अच्छा है उस ग्रुप के कैरेक्टर पढ़ ले, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो उस ग्रुप के अंदर फॉल होते हैं उनके सारे के कैरेक्टर्स हमको याद हो जाएंगे या समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से उनकी हैबिटेट है, क्या उनका फूड हैबिट है, क्या उनका नेचर है, वो किस तरीके से बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को लेके अपने साथ चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ आती है क्या बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल्स की बॉडी का। लेवल्स मतलब क्या, किस लेवल पे वो बिलोंग करते हैं। जैसे फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप हम मूव करेंगे। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल, ठीक है। सेल्यूलर लेवल मतलब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो सिर्फ सेल्स लूज एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। लूज एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर का मतलब मेरा है कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन हर एक सेल जो है अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा, हर एक सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। मतलब हर एक सेल अपना रेस्पिरेशन, हर एक सेल अपना एक्सक्रीशन, हर एक सेल अपना डाइजेशन, इस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहां पर क्या होगा, लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा, लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे बेटा। उसके बाद में क्या बोल सकते हैं, क्या ये सेल्स जो है ग्रुप होंगे? बिल्कुल नहीं, ये सेल्स ग्रुप नहीं होते हैं, ये आपस में अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो मतलब यहां पर बोल सकते हैं क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का यहां पर फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करें यहां पर तो बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि सारे सेल अपना फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें इस पर्टिकुलर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर जो पैराजोम में हमने पढ़ा था पॉरीफर के बारे में, जहाँ पर लूज एग्रीगेशन प्रेजेंट थे, वही सेम एग्जाम्पल आ जाएगा पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा क्या है, एक फाइलम है जिसके बारे में जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होगा हम फाइलम शुरू करेंगे, इन हर एक एग्जाम्पल के बारे में डिटेल स्टडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम आगे चलते हैं कहां पर, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलिए अब यहां पर क्या हुआ, जैसे पहले वाले में पढ़ा था लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, यहां पर लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल नहीं देखने को मिलेगा। मतलब सेल्स जो है वो आपस में ग्रुप हो जाएंगे, वो आपस में ज्वाइनिंग कर लेंगे, और जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब यहां पर टिश्यूज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, टिश्यू आर फॉर्म्ड। मतलब ये जो लूज एग्रीगेटेड सेल्स थे जो आपस में अपने अपने फंक्शन कर रहे थे, अब आपस में ग्रुप ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू का मतलब ही क्या होता है बेटा, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। मतलब जो काम सेल कर रहे थे सेलुलर लेवल के अंदर, अब वही सेम काम कौन करेगा, टिश्यू करेंगे। तो मतलब बेसिकली अगर बात करें तो एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सेल से हम कहाँ पहुंच गए, टिश्यूज की तरफ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस क्लासिफिकेशन के अपन सफर के अंदर, हम क्या देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हो गया। अब सारा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसके अंदर, कौन से फाइलम, एक तो सीलेंट्रेट के अंदर,
और एक जो फाइलम टीनोफोरा। इन दोनों के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे के सारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे जाएंगे। नेक्स्ट अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो कौन सा हो गया? टिश्यू लेवल के बाद में थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आता है क्या बेटा? जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या मतलब है? टिश्यूज बने, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यूज आपस में ग्रुप करेंगे, एग्रीगेशन करेंगे और क्या बनाएंगे? एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन बहुत सारे हैं, जैसे अगर एक स्टमक की बात करूं तो वो भी एक ऑर्गन है, लीवर की बात करूं तो वो भी एक ऑर्गन है, पेनक्रियास की बात करें तो वो भी एक ऑर्गन है, लंग्स की बात करें तो वो भी एक ऑर्गन है। तो बहुत सारे टिश्यूज आपस में ग्रुप करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, all the metabolic activities are performed by कौन परफॉर्म करेगा? ऑर्गन्स। जो काम टिश्यूज और सेल कर रहे थे पिछले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, अब वही काम कौन कर रहा है? वही काम टिश्यू ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, एग्जाम्पल कौन हो गया बेटा? बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी होगी, डोंट वरी। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन आ जाता है कौन सा? फोर्थ वन, विच इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ? अब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में ग्रुप करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे? आपस में ग्रुप करेंगे और एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, अगर यहां पर मैं ले लेता हूं क्या? मैं ले लेता हूं स्टमक, मैं ले लेता हूं यहां पर लीवर, मैं यहां पर ले लेता हूं गॉल ब्लैडर, साथ में आ जाती है इंटेस्टाइन, और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन जो है वो आपस में ग्रुप करेंगे और एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोल देते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। सही बात है। चलिए, ये बन गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि पूरा की पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस, इनके अंदर क्या करता है? डाइजेशन का, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें इनके अलावा भी प्रेजेंट होती है। जो ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं, इनके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बेटा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो रहा बेटा बेसिक सा। अब इसमें थोड़े से मैं अगर एग्जांपल और ले लूँ, एग्जांपल की बात करूँ कि यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग करेंगे, तो एग्जांपल इनके अंदर आ गए वो ऑर्गेनिज्म। प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद में आ जाता है एस्केहेल्मिन्थस। एस्केहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके अंदर? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट चीज आती है सिमेट्री, है ना। सिमेट्री की बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। सिमेट्री के बेसिस पे, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी को अगर मैं स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनली कट करूं तो क्या कर बोल सकता हूं कि एक लेफ्ट और एक राइट पार्ट के अंदर पूरी तरीके से क्या हो गया? वो डिवाइड हो गया बेटा। मतलब क्या है? इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स हैं। लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करें, अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें,
एनाटॉमिकली अगर अंदर से बात करें तो वहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि लेफ्ट में कुछ और है, राइट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकली की बात करूं तो बॉडी जो है आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर बॉडी सिमेट्री जो है वो चीज़ नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि क्या है, बॉडी सिमेट्री। चलिए, बॉडी सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री जो है वो उस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया। बेसिकली दो तरह की सिमेट्री होती है, कौन कौन सी? एक सिमेट्री होती है बेटा रेडियल सिमेट्री, और एक सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, इन दोनों सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में हम देखें तो एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली। एक तो हो गया रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, एक हो गया बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, और कुछ ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में कोई सिमेट्री ही नहीं है ना, जो कि किसी भी प्लेन पास कर लो, कोई किसी भी एंगल से डिवाइड कर लो, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। सबसे पहला टाइप है एनिमल का कौन सा? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल नाम से ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब बायोलॉजी में वर्ड यूज कर रहे हैं, ए किसी भी वर्ड के आगे अगर लगा हो बेटा तो इसका मतलब क्या है? एब्सेंट। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिमेट्री जो है वो क्या रहेगी? एब्सेंट। अब इसकी डेफिनेशन अगर वन शॉट में लिखने की कोशिश करें तो क्या हो गया? एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, any plane passing from the central axis do not divide animals into two equal half। दो इक्वल हाफ्स के अंदर उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, वही सेम चीज, सबसे लोएस्ट इनवर्टिब्रेट विच इज पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा की बॉडी को नहीं डिवाइड किया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये देखते हैं अपन, ये पॉरीफेरा का एक जनरल सा एग्जांपल है ना, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर। रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। अब ये इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, क्यों बने हैं ये पोर्स, ये आगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, अब इसकी बॉडी को मैं कहाँ से डिवाइड करूँ? इस प्लेन से डिवाइड करूँ, इस प्लेन से डिवाइड करूँ, इस प्लेन से डिवाइड करूँ, सेंट्रल एक्सिस से तो पास हो रहा है, ये मैंने सेंट्रल एक्सिस मान लिया। ठीक है, किसी भी एंगल से अगर मैं इसको डिवाइड करूं बेटा, ये इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा। इसी वजह से इस तरह के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है बेटा? सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री इज रेडियली सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। रेडियली सिमेट्रिकल। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम के साथ ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री का डायग्राम है। Radially symmetrical animals, those animals in which any plane passing, एक प्लेन क्या होता है? एक जैसे छोटा सा कार्डबोर्ड ले लें अपन, सपोज करो, उसको मैं पूरे कार्डबोर्ड को डिवाइड करने की कोशिश करूँ, एक इस तरीके से डिवाइड करूँ और एक सामने की तरफ से ऐसे डिवाइड करूँ, है ना।
तो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए पहली चीज तो, है ना। तो इस कार्डबोर्ड को क्या मैं करूँ, इस एनिमल से इस तरीके से डिवाइड करूँ और एक इस तरीके से डिवाइड करूँ। पास तो वो कहाँ से रहा है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है यहाँ से डिवाइड हो रहा है। तो इसका बेसिक एग्जाम वो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एनी प्लेन passing from the central axis divides the organism, divide the animal into two equal half। जैसे कि यहां पर क्या किया, किसी भी प्लेन से मैं इसको काटने की कोशिश करूं, एनिमल जो है वो क्या हो जाएगा, दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अगर एग्जांपल यहाँ पर ले लें कि कौन से एनिमल्स जो है यहाँ पर बिलोंग करेंगे, तो हम बोल सकते हैं एक तो हो गया पॉलीफेरा के बाद में आने वाला, जो कि कौन सा है, सीलेंट्रेटा। सेकेंड ऑर्गेनिज्म हो गया इसी के साथ में आने वाला, कौन सा, टीनोफोरा। और एक हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बेटा, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में भी एडल्ट फॉर्म जो होगी वही इंक्लूड होगी, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स फॉल होंगे किसके अंदर, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं यहां पर कौन से, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री आ जाती है बायलेटरल। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी बेटा, वो एनिमल कौन से कहलाएंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। चलिए बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात कर लेते हैं। बायलेटरल नाम से पता चला, बाय मतलब टू। अगर एक लेटरल एक्सिस पास करी जाए या लेटरल प्लेन पास किया जाए फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस विच डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ये इधर का पार्ट भी क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट जो है राइट वाले पार्ट के क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, तो एक ही प्लेन पास हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं, ट्रांसवर्स डिवीजन करने की कोशिश करूं, तो वो इक्वल हाफ्स में बेटा डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये समझने की कोशिश करनी है अपने को क्या, कि जो प्लेन पास हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, लेटरली होना चाहिए, ट्रांसवर्स या कोई दूसरी डायरेक्शन में नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लेटरल होगा। तो द प्लेन, अ प्लेन पासिंग laterally from the central axis, divides the organisms into two identical left and right halves। एग्जाम्पल बेटा यहां पर कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, हमने क्या पढ़ा पिछले में, सिलेंट्रेटिनोफोरा पढ़ लिया। अब यहां पर कौन आ जाएंगे, प्लेटीहेलमिन्थिस, उसके बाद में एस्के हेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्के हेलमिन्थिस हो गया, उसके बाद में आ गया एनिलिडा, एनिलिडा के बाद में आ जाएगा अपना आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में आ जाएगा अपना मोलस्का, मोलस्का के बाद में आ जाता है अपना इकाइनोडर्मेटा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा जो था अपन ने रेडियल सिमेट्री में पढ़ लिया था, तो इकाइनोडर्मेटा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बाद में आ जाता है बेटा हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद में आ जाएगा अपना लास्ट
कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये था सिमेट्री की बात, बेसिक सिमेट्री, जो बॉडी सिमेट्री है, किस तरीके से एनिमल्स को सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है जर्म लेयर के बारे में। ठीक है, तो जर्म लेयर के बेसिस पे एनिमल्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया था या किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था। तो ये चीज़ हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि जर्म लेयर एक्चुअली में क्या है। बेटा जर्म लेयर एक्चुअली में क्या बात करें अपन कि जर्म लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है बनी है। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था उस दौरान ये लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, और यही लेयर जो है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है। यही लेयर, जर्म लेयर जो है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को क्या बना करती हैं, फॉर्म करती हैं। तो जर्म लेयर के बारे में अगर बेसिकली बात बोले तो बोल सकते हैं क्या, अराइज ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के दौरान ये लेयर जो है वो अराइज हुई थी। और अगर बात करें इनके बारे में और क्या बोल सकते हैं, क्या दूसरी चीज कि ये जो तीनों, ये जो जर्म लेयर होती है, दे गिव राइज टू all the tissues and organs of the body। हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज का फॉर्मेशन है, सेल्स का फॉर्मेशन है या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन कौन करेगा? यही जर्म लेयर फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो अपने को ये बेसिक सी चीज दिमाग में डाल लेनी है। अब अपन बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स आर ऑफ on the basis of germ layer animals are of two types। दो तरह के एनिमल होते हैं जर्म लेयर के बेसिस पे। कौन कौन से एनिमल होते हैं? सबसे पहला होता है अपना डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और सेकंड एनिमल होता है बेटा अपने पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक नाम से समझ में आ रहा है, डाई। डाई मतलब क्या होता है? टू। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव टू जर्म लेयर। ठीक है, तो यहां पर कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट है? टू जर्म लेयर। कौन कौन सी दो जर्म लेयर प्रेजेंट है? देखो, अगर मैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर जनरली दो जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी? जो आउटर साइड में है वो तो कौन सी है? एक्टोडर्म। जो आउटर साइड में होगी बेटा वो कौन सी हो जाएगी? उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। और जो इनर साइड में है, ये रही इनर साइड, ये दिस वन, ये जो ये जो इनर साइड है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे क्या? एंडोडर्म। यहां पर जो बीच वाली लेयर है ये जो है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये जो लेयर है बीच वाली वो क्या रहेगी बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एब्सेंट रहेगी। अब एब्सेंट रहने से मेरा क्या मतलब है? एब्सेंट रहेगी तो क्या वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मिडिल लेयर है यहां पर, मिडिल लेयर, वो क्या हो जाएगी बेटा? अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगी। अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड। और वो अनडिफरेंशिएटेड लेयर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मीजोगिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोगिलिया बोलते हैं।
ये जो यहाँ पर मीजोग्लिया वाली लेयर आपको दिख रही है, ये जो ब्लूइश कलर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? मीजोग्लिया। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं, कौन से एनिमल? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये थोड़े से हायर लेवल के एनिमल में आ जाता है। चलो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मैं एग्जांपल भी यहाँ पर आपको साथ में दे देता हूँ। कौन कौन से एनिमल्स आ गए यहाँ पर? वही दो जो साथ में जुड़वा है। कौन कौन से? एक तो हो गया अपना सीलेंट्रेट्स, और एक इसके साथ में आने वाला टीनोफोरा। ये जनरली इन दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली क्या रहेंगे बेटा? ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो इसको मैं पर्सनल लेवल पे ट्विन सिस्टर्स के नाम से बोलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गए? दोनों के सेम सेम कैरेक्टर्स देखे जाते हैं ऑलमोस्ट। चलिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो जर्म लेयर है, जो जर्म लेयर है वो कितनी हो जाएंगी? तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? आउटर लेवल पे तो क्या हो जाएगी? वही सेम एक्टोडर्म। इनर लेवल पे क्या, मिडिल लेयर पे क्या हो जाएगी? यहां पर जो मीजोग्लिया प्रेजेंट था, जेली लाइक स्ट्रक्चर, अब वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा पूरी तरीके से। यहां पर कैसा था बेटा? यहां पर अनडिफ्रेंशिएटेड था, मतलब वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, वहां सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यहां पर इस लेयर में क्या हो जाएगा? सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक्टोडर्म तो ये रही, और मिडिल लेयर क्या हो जाएगी? मीजोडर्म। बेटा डर्म का मतलब होता है लेयर या स्किन, ठीक है। चलिए इनर साइड की तरफ मूव करें। इनर पोजीशन पे क्या हो जाएगी? वही सेम एंडोडर्म, ठीक है। तो ये तीन लेयर हो गई। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। द आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, मिडिल लेयर इज मीजोडर्म, और बेटा अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई? एंडोडर्म, ठीक है। तो इन बेसिस पे एनिमल्स जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की अगर बात करें, इनके एग्जाम्पल अगर मिले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तो कौन कौन से आ गए? प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कहां तक? कॉर्डेटा तक। तो from platyhelminthes to chordata, all the animals are triploblastic animals, and coelentrates and ctenophora, they both are diploblastic animals. पॉलीफेरा में कोई भी जर्म लेयर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल देखा जाता है, वहां पर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बेसिकली ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा क्या? हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सीलोम के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। और इसके साथ में आने वाले कौन? इसके साथ में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। और लास्ट थर्ड थिंग हम इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो चीज़ें हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको होप समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।